नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मियों की। क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर। मनरेगा का नाम बदलने पर सोनिया गांधी की मोदी सरकार को चेतावनी की। देखेंगे क्यों जीतन राम मांझी ने दी एनडीए छोड़ने की धमकी। कम समझ के गलती कैला है और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। चुनाव आयोग पर क्यों फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, जानेंगे क्यों सवालों से घिरे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अरावली को बचाने के लिए तेज होते प्रदर्शन को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी शासित राज्यों में बढ़े SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले, यूपी सबसे आगे। अदालतों में धीमी गति से निपटारे के कारण लंबित केसों का बढ़ा बोझ। संसद में मोदी सरकार ने पेश किए आंकड़े। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल को भेजा नोटिस। 12 मार्च को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी ईडी की चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस सरकार में मंत्री माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक। धोखाधड़ी के मामले में थे दोषी। पीएम मोदी के बयान पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकार, विपक्ष पर दोष मढ़ना बंद करिए। पीएम ने कहा था कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को बसने की दी थी इजाजत। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 638 अंकों की तेजी के साथ 85,567 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 206 अंकों के उछाल के साथ 26,172 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार हर साल खरमास पर दिल्ली जरूर आते हैं और उनका दिल्ली दौरा सियासी तापमान को बढ़ा जाता है। इस बार उनका दौरा बिहार में नई सरकार के गठन के महीने भर बाद हुआ है और वो भी खरमास में। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि खरमास के बाद क्या बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है? तो क्या है नीतीश के दौरे में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए खास बताई जा रही है क्योंकि पहली बात तो ये कि ये खरमास में हुई है। बिहार की सियासत में खरमास का अलग ही महत्व रहा है। और दूसरी बात कि पूरे 1.5 साल बाद नीतीश दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हैं। नहीं तो नीतीश दिल्ली आते थे, बीजेपी के बड़े नेताओं से बिना मिले लौट जाते थे। 1.5 साल पहले जून 2024 में नीतीश की पीएम से मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात लोकसभा चुनाव के नतीजे आने और नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से पीएम बनने के चलते हुई थी। अब नीतीश आए हैं, पीएम से मिले हैं। दरअसल खरमास के बाद बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की बात हो रही है। जेडीयू की तरफ से ही संकेत मिल रहे हैं कि इस बार दही चूड़ा भोज में नई सियासी खिचड़ी पक सकती है। नीतीश बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसलिए जेडीयू कोटे के 6-7 मंत्री पद उन्होंने खाली छोड़ रखे हैं। नीतीश ने इस एक फैसले से जेडीयू के अंदर विधायकों की नाराजगी को भी शांत किया तो बीजेपी को भी बड़ा मैसेज दिया कि जेडीयू विधानसभा के अंदर अंकों के खेल में बीजेपी से आगे भी निकल सकती है। फिलहाल नीतीश की पलटी मारने की बातें तो नहीं हो रही हैं, लेकिन नीतीश अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बड़े खेल की तैयारी में जरूर जुटे हुए हैं। खबर यह भी आ रही है कि नीतीश ने पीएम मोदी को बिहार की योजनाओं की लंबी चौड़ी सूची भी सौंपी है। जी राम जी योजना के चलते बिहार पर पड़ने वाले दबाव को लेकर भी मदद मांगी है। चुनाव में कई बड़े ऐलान किए थे, उसके लिए भी आर्थिक मदद चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता आने वाले समय में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव भी हैं, जिसमें सहयोगियों को साधना है। नीतीश ने बीजेपी के सामने तमाम मुद्दे रख दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव तक नीतीश शांत थे और अब वो भी चंद्रबाबू नायडू की तरह केंद्र को अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं। इसीलिए सरकार बनाने के बाद वो दिल्ली ही नहीं पहुंचे बल्कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों से भी मिल रहे हैं। यानी आने वाले समय में नीतीश दिल्ली सरकार की बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो विवाद मनरेगा को लेकर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति से इसकी जगह पर लाए गए जीराम जी बिल को मंजूरी मिलने के बाद सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक आर्टिकल के जरिए उन्होंने इस फैसले को लेकर सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। तो क्या कुछ लिखा है सोनिया गांधी ने इस लेख में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जी राम जी बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इस कानून को लेकर विपक्ष का विरोध कम होता नहीं दिख रहा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख के जरिए सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा है। द बुलडोज्ड डेमोलिशन ऑफ मनरेगा के नाम से इसके लेख के जरिए उन्होंने सरकार पर योजनाबद्ध तरीके से इस कानून को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने लिखा कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मनरेगा कानून बना था। इसका मकसद हर ग्रामीण परिवार को काम का अधिकार देना था। इसे बनाने में जनता और विशेषज्ञों से लंबी सलाह ली गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे पूरी तरह से खत्म करने की राह पर है।
इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने बताया कि कैसे इस कानून के तहत मोदी सरकार ने मनरेगा के मूल ढांचे को ही बदल दिया है। उन्होंने बताया कि गारंटी खत्म, पहले ये काम की गारंटी थी, लेकिन अब नए नियमों से इसे सरकारी प्रावधानों तक सीमित कर दिया गया है। बजट की सीमा, पहले काम की मांग के हिसाब से पैसा दिया जाता था, अब सरकार ने बजट तय कर दिया है। यानी अगर ज्यादा लोग काम मांगेंगे तो भी सरकार अपनी मर्जी से ही पैसा देगी। काम के दिन कम करना, पूरे साल काम की गारंटी के बजाय अब साल के 60 दिन यानी कि खेती के समय ऐसे तय किए गए हैं जब कोई काम नहीं दिया जाएगा। राज्यों पर बोझ, पहले केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती थी, अब राज्य को 40% खर्च खुद उठाना होगा। इससे राज्य सरकारें काम देने से पीछे हटेंगी। पंचायतों की ताकत कम करना, पहले गाँव की ग्राम सभा तय करती थी कि क्या काम होना है, अब केंद्र सरकार दिल्ली से ही तय करेगी। सोनिया गांधी ने बताया कि इस कानून से गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा। सोनिया गांधी के मुताबिक मजदूरों की मोल तोल करने की ताकत यानी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे मजदूरी घट सकती है। गांव से शहरों की तरफ पलायन फिर से बढ़ जाएगा। कोरोना के समय इसी योजना ने करोड़ों लोगों को बचाया था, अब वो सहारा छिन जाएगा। सोनिया गांधी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मनरेगा ने सर्वोदय यानी सभी का कल्याण के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को महसूस किया और काम के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसको खत्म करना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसका आने वाले वर्षों में भारत के करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए वित्तीय और मानवीय परिणाम होगा। सोनिया गांधी के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर विपक्ष किसी भी तरह से चुप नहीं बैठने वाला और आने वाले दिनों में उसके हमले मोदी सरकार पर और तीखे होने वाले हैं। इसी हफ्ते कांग्रेस ने इस सिलसिले में एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। जानकारों का ये भी मानना है कि अगर विपक्ष का हमला इसी तरह जारी रहा तो मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों की तरह इस जी राम जी 2025 कानून को भी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। मनरेगा का नाम बदलने पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। विपक्ष के बढ़ते विरोध ने उसे मुश्किल में डाल दिया है, तो मुश्किलें उसके अपने सहयोगी भी बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीजेपी से एक बड़ी मांग की है और मांग न मानने पर गठबंधन से नाता तोड़ने की धमकी भी दे दी है। तो ऐसी क्या मांग की है मांझी ने जिससे बिखराव की कगार पर पहुंचा एनडीए? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सरकार बने भी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में मचा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। मांझी ने राज्यसभा की सीट को लेकर एनडीए को धमकी दे दी है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर उनकी पार्टी को राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो वो केंद्रीय कैबिनेट और एनडीए छोड़ देंगे। मांझी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए बयान दिया कि 2024 के चुनावों में हमसे 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। उस समय हमें 1 लोकसभा सीट दी गई जिसे हमने जीता और हमें मंत्री बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन राज्यसभा सीट अभी भी बकाया है। जब अप्रैल में राज्यसभा चुनाव होंगे तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को 1 सीट मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मांझी ने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्हें कम करके आंका गया। क्योंकि हमारा साथ तो धोखा दिला है, न कैला है, साफ हम कहेंगे हमारा साथ बेईमानी कैला है, दोनों बार बेईमानी कैला है, हमरा कम समझला है तुम, और हमरा तो कम समझ के गलती कैला है और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। हम तो भाई यही कहो पार्टी। मांझी ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है और न ही राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने का कोई डर। मांझी ने बिहार सरकार में मंत्री अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को सलाह देते हुए ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने अपने बेटे से राजनीति में जोखिम उठाने और हिम्मत न हारने की अपील की। मांझी ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो आप मंत्री पद छोड़ देना। अब उनके इस बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत में भूचाल ला दिया है। मांझी के इन तेवरों को देखते हुए जानकारों का मानना है कि अगर अपनी मांग न माने जाने पर मांझी कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। अब मांझी की मांगों को गठबंधन में कितना तवज्जो दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। मांझी ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है, साफ कह दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। तो ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के ऑर्डर पर काम कर रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स के साथ एक बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। ममता ने आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। दरअसल ममता बनर्जी टीएमसी के बूथ स्तरीय एजेंट्स के साथ एक रणनीतिक बैठक में शामिल हुई थी। यही ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होने के बजाय सीधे तौर पर बीजेपी के दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है। एसआईआर के दौरान मैपिंग में जानबूझकर बड़ी गलतियां की गई हैं।
उन्होंने इसे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बताया। ममता ने एसआईआर प्रक्रिया में नियुक्त अधिकारियों की योग्यता पर भी सवाल उठाए। ममता ने कहा कि एसआईआर की सुनवाई के लिए ऐसे लोगों को लगाया गया है जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान ही नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी सख्त हिदायत दे दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पार्षद और सभासद एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी ममता बनर्जी ने संदेश दे दिया है कि बीजेपी को बंगाल में पैर जमाने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को ही ढाल बनना होगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने और भी कई बातें कही। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग राज्य सरकार को बिना बताए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। बीजेपी बंगाल में मुसलमानों के बीच फूट डालकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। तो वहीं ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब केवल बीजेपी के हितों को बढ़ावा देने का साधन बन गया है। ममता बनर्जी का ये आक्रामक रुख साफ करता है कि वो आने वाले चुनावों में न सिर्फ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं, बल्कि चुनाव आयोग को भी उन्होंने बराबर निशाने पर लिया हुआ है। अब ममता के इस रुख के आगे बीजेपी की दाल गलती है या नहीं, ये देखना होगा। ममता के आरोपों ने चुनाव आयोग को कटघरे मिला दिया है, तो सवाल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर भी उठ रहे हैं। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों में महायुति को शानदार जीत मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए खुलासा भी किया है कि आखिर महायुति ने ये चुनाव कैसे जीता है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे महायुति की जीत का जश्न फीका हो गया है। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति को जीत तो मिल गई, लेकिन गठबंधन की जीत सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष ने महायुति पर चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट पर धन बल, दबाव और सत्ता के गलत इस्तेमाल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि आजकल देश में कोई भी चुनाव पैसे उड़ाने का खेल बन गया है। जो जितना पैसा उड़ाता है चुनाव मैदान में वही टिक पाता है। इसलिए राज्य में नगर पालिका और नगर अध्यक्ष चुनावों में बीजेपी और उसके दो चमचों को भारी सफलता मिली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज के समय में चुनाव जनता की सेवा का नहीं, बल्कि पैसा उड़ाने का खेल बन गए हैं। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि नतीजों का पैटर्न पहले से तय था और परिणाम उसी सेटिंग के अनुरूप आए। ये वही पैटर्न है जो पहले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। इसमें दावा किया गया है कि असली मुकाबला सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि सत्ताधारी दलों के अंदर धन और सत्ता को लेकर था। इस दौरान प्रति वोट 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के भाव तय किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिवसेना के अलावा कांग्रेस ने भी चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब एनडीए पर चुनाव चोरी के आरोप लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त भी नतीजों को लेकर एनडीए बुरी तरह से घिर गया था। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर सवाल उठ रहे हैं, तो विवाद उत्तर प्रदेश में भी छिड़ा हुआ है। कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है, जिससे वो बुरी तरह घिर गई है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में कफ सिरप मामला गरमाया रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। तो कैसे कफ सिरप मामले में फंसी योगी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप मामले में चर्चा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान स्पीकर सतीश महाना ने चर्चा के लिए नोटिस देने की बात कहते हुए विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सपा विधायकों ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि कफ सिरप कांड में शामिल सभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों को जेल भेजे। तो वहीं सदन में बोलते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने कफ सिरप पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में इतने बड़े लोग शामिल हैं जिन तक सरकार के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी में सिरप का जखीरा मिला है। एसटीएफ को जांच दी गई, लेकिन 18 महीने बाद भी जांच का कुछ पता नहीं चला। जैसे ही नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के शुभम जायसवाल का नाम आया, तब पता चला कि इसमें बहुत नजदीक से सत्ता संरक्षित लोगों का हाथ शामिल है। बता दें, कफ सिरप की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने रांची की शैली ट्रेडर्स के जरिए अकेले 2.24 करोड़ सिरप की बोतलें बेची। दोनों ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सिरप की तस्करी की। नेताओं और माफिया के संरक्षण की वजह से शुभम दुबई भागने में कामयाब रहा। खबरें हैं कि अब ईडी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने जा रही है।
और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए हो रहे प्रदर्शन को। तो मोदी सरकार के फैसले के विरोध में जगह जगह युवा और विपक्षी नेता सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार से उसके फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने तो अब बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में इस वक्त अरावली का मुद्दा गूंज रहा है। जनता और विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। दरअसल ये पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ। मोदी सरकार ने हाल ही में फैसला किया था कि जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां इस 100 मीटर के बेंचमार्क से कम है। अगर 90% पहाड़ियों को अरावली नहीं माना गया तो उन पर से कानूनी सुरक्षा हट जाएगी और वहां धड़ल्ले से खनन यानी कि माइनिंग का काम शुरू हो सकता है। यही वजह है कि कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है। विपक्ष अरावली के बचाव में सड़क पर उतर आया। 22 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। तो वहीं सीकर में 945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा अलवर में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्थान के लिए अरावली फेफड़े के समान है। मैं चैलेंज करता हूं, इस अरावली को खत्म नहीं होने देंगे। इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। तो वहीं रामगढ़ में सैकड़ों युवाओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवाओं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में अरावली की पहाड़ियों पर हो रहे खनन को लेकर नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अरावली में खनन नहीं रोका गया तो जनहित में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।